नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम शिफ्ट 2 बी सीरीज़ के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। शिफ्ट 2 बी सीरीज़ जो है, हम जिस पेपर की आज चर्चा करने वाले हैं वो है 23 जुलाई को होने वाला दूसरे शिफ्ट का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन हम लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऐसा कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालकों को। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इस वीडियो में बता दूं कि हम केवल इसमें आंसर्स देखेंगे। जो डिस्कशन होगा पूरा पेपर का वो पूरा नहीं देखेंगे, इसमें शॉर्ट में हम देखेंगे, थोड़ा बहुत हम देखते चलेंगे इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए, आक्रामकता। कुसमायोजन मतलब ऐसे बालक जिनमें कुसमायोजन पाया जाता है। बिहेवियरल सिम्टम पाए जाते हैं किसके, मेल एडजस्टमेंट के, माल एडजस्टमेंट के। तो ऐसा होता है आक्रामक बालकों में, आक्रामकता। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ये गौर कीजिएगा आप, नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी है, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग इज टर्म्ड एज। मतलब पढ़ने से संबंधित जो अधिगम अक्षमता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। ये लगभग हर पेपर में आया है डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया कौन सी नहीं है, यह भी ध्यान दीजिएगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। जो परिपक्वता है वो बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। जो अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा है वो किसने दी है, वो दी थी B.F. स्किनर ने। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, B.F. स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो अधिगम की अवधारणा है, जो स्टेटमेंट है लर्निंग के लिए, उनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, ये जन्म के साथ होने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। जो इवान पेट्रोविच पावलोव था, उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन दिया, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। वो किसके ऊपर दिया, उन्होंने दिया था साहचर्य के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। इनमें से बताइए शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षण के उद्देश्य क्या थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशल, यही तो थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वर्णनात्मक शिक्षण। और क्वेश्चन नंबर 10, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क विप्लव युक्ति, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। जो विशिष्ट समस्या के समाधान के समूह को रचनात्मकता विधि से हल करते हैं उसको मस्तिष्क विप्लव विधि कहते हैं। मतलब माइंड में हम विचार करते हैं खूब सारे कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस वाले पेपर की थोड़ी लैंग्वेज टफ थी, इसलिए इस पेपर को थोड़ा टफ माना जा रहा है, अदरवाइज ये ज़्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। जो कक्षा में जो अधिगम होता है वो किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया। शिक्षा में जो मानचित्रण है, मैपिंग कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में, वो किसने इंट्रोड्यूस किया, वो किया था जोसेफ डी नोवाक ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए,
6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये है। ऑप्शन बी विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, ये भी है। ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी है। लेकिन ऑप्शन डी 60 घंटों का नहीं है, 45 घंटों का है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें किसने नहीं दिया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेफन एम कोवे। आप एक बार देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को, एक में है स्टेफन एम कोवे तो डी में है स्टेफन एम कोरे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन स्टेफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में योगदान दिया था, जबकि ऑप्शन सी स्टेफन एम कोवे ने कोई योगदान नहीं दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, मतलब एकदम कम प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी नामिक मापनी, नोमिकल स्केल। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? जो मुख्य दर्शन ये है कि बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के सीखना, बिना बोझ के पढ़ना, ये सब लाइन आ जाए तो ये एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिना बोझ के सीखना। क्वेश्चन नंबर 17, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, वैलिड नहीं है? ऑप्शन ए जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ये वैलिड है। ऑप्शन बी अभिभावक बालक विश्लेषण, पेरेंट्स चाइल्ड एनालिसिस, ये भी जरूरी है। ऑप्शन डी समवयस्क समूह अध्ययन, पीयर ग्रुप स्टडी, ये भी वैलिड है। लेकिन ऑप्शन सी दत्तक ग्रहण अध्ययन, अडोप्शन स्टडी, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जो दत्तक के जो पेरेंट्स होते हैं, दत्तक पुत्र जो होते हैं, वो उनके जेनेटिक माता पिता नहीं होते, इसलिए उनमें आनुवंशिकता का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स और उनके जेनेटिक्स अलग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दत्तक ग्रहण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी फिनोटाइप के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? जो जैविक होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, वो पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, मतलब पहले से ही वो उसमें व्यवस्थित है वो प्रणाली, जैविक जेनेटिक्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न मनोविज्ञानों में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? मतलब बाल विकास के सिद्धांत किसने नहीं दिए? ऑप्शन ए जीन पियाजे ने भी दिए, सी अल्बर्ट बांडुरा ने भी दिए, ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की ने भी दिए, लेकिन ऑप्शन बी अब्राहम मस्लो ने नहीं दिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से क्या होती है? जन्मजात होती है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 22, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? व्यक्तित्व के सिद्धांत जो है, पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है, वो किसने नहीं दी? तो ऑप्शन ए BF स्किनर ने नहीं दी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BF स्किनर। क्वेश्चन नंबर 23, हेनरी एंड मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? उनके द्वारा जो परीक्षण निर्मित किया गया था वो था थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, TAT। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? एक बालक की वृद्धि जो होती है, उसकी ग्रोथ, उसमें कौन सा फैक्टर रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अधिवास। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिवास। क्वेश्चन नंबर 25, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? जैसे ही नोम चॉम्स्की आए, हमें भाषा सिद्धांत के ऊपर, भाषा विकास के ऊपर चला जाना है, तो जहाँ पर भी भाषा हो वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 26, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? सामयिक, इमोशनल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामयिक। क्वेश्चन नंबर 27,
रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो कौन से प्रकार का चिंतन है? तो ये होता है अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? जो मानसिक विमंदित पद है उसको कौन से पद के द्वारा बताया गया है? वो बताया गया है बौद्धिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक अयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तित्व के सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य बताना नहीं है, ये बताना कि कौन सा सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के सेक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कुल 30% है। आइए देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आप गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहते हैं, मतलब पाठ्य पुस्तकों के साथ या पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भाषा सिखाना, लिपि सिखाना, ध्वनि सिखाना, उनको पढ़ना लिखना, इन आदि कौशल में दक्ष करना, इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, पाठ्य पुस्तक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक विधि। क्वेश्चन नंबर 32, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया था कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट ने। तो ऑप्शन डी और इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है ऑप्शन डी, व्यवहार परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख का मतलब होता है अनु मतलब होता है अनुसार, मतलब जो दिया है उसके अनुसार। अब यहाँ पर लेख है तो लेख के अनुसार। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो, वैसी की वैसी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। भाषा सिखाने का दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? ऑप्शन ए, चित्र विस्तारक यंत्र, नहीं। ऑप्शन बी, ग्रामोफोन, नहीं, श्रव्य है। ऑप्शन सी, चार्ट, ये दृश्य है। तो ऑप्शन डी, नाटकीकरण, इसमें दृश्य भी है और श्रव्य भी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। आंतरिक तत्व मतलब आंतरिक तत्व में आते हैं भाषा, विषय सामग्री, शैली, उसमें क्या क्या लिखा गया है, प्रकार, वो सब आंतरिक में आते हैं। लेकिन पुस्तक का आकार, बाहर के चित्र, ये सब बाहरी होते हैं। किस प्रकार का उसमें बाइंडिंग है, वो सब बाहरी होते हैं। जिल्द किस प्रकार की यूज़ की गई है, ये सब बाहरी होते हैं। कितने पेज हैं, ये सब बाहरी होते हैं। कितने मोटे पेज हैं, ये सब बाहरी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिल्द। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? भाषा के जो भाषा पुस्तकालय होता है उसके लाभ कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए, कक्षा शिक्षण में पूर्ति होती है, सही बात है। ऑप्शन बी, स्वाध्याय के लिए अवसर मिलता है क्योंकि बालक पुस्तकालय में जाकर के स्वयं अध्ययन कर सकता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। मौखिक परीक्षाएं जो होती है वो बालक में सुनने, पढ़ने, बोलने सभी का एक साथ मापन करती है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? कौन सा पद नहीं है? परीक्षण योजना बनाना, ये तो है। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की चर्चा करना, ये भी है। ऑप्शन डी, परीक्षण का अनुप्रयोग, ये भी है। लेकिन ऑप्शन सी, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। ऑप्शन ए, अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं, ये तो सही बात है। हमें दोष बताना है, तो जो नेगेटिव होगा सेंटेंस, जो वाक्य नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी, शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, यह भी पॉजिटिव सेंटेंस है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, तो ये भी पॉजिटिव है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उनका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है, ये भय बना रहता है, जो नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इस गद्यांश के आधार पर होंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस गद्यांश का कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है, हम वैसे ही आंसर कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार के सवाल में ज़्यादा इसको पढ़ना नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में यदि इस पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ती है तब आपको पैराग्राफ पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 41 में आते हैं। ट्रेजिडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। जो ट्रेजिडी शब्द है वो ना तत्सम है, ना तद्भव है, ना देशज है, यह है विदेशी शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी। क्वेश्चन नंबर 42, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द होता है शशांक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो उसे कहते हैं संवेदित। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? जो आवश्यक शब्द है उसका विलोम हमें पता है अनावश्यक होता है, मतलब अन उपसर्ग हमें चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कौन से में अन उपसर्ग है। अब ऑप्शन बी में भी अन है, ऑप्शन डी में भी अन है, लेकिन जो उपसर्ग है वो अन बी वाला ऑप्शन न होकर के ऑप्शन डी वाला ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हलंत वाला अन्न। क्वेश्चन नंबर 45, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सामयिक शब्द का जो विच्छेद है, शब्द विच्छेद, वो होता है समय प्लस इक, मतलब इक प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक। क्वेश्चन नंबर 46, निहितार्थ शब्द में संधि है। जब निहितार्थ शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो वो होता है निहित प्लस अर्थ। तय का ए और अर्थ का ए प्लस ए मिलके आ बनता है, तो ये दीर्घ संधि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। कौन सा अव्यय नहीं है? अव्यय वे होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये है ऑप्शन डी, रचना। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रचना। क्वेश्चन नंबर 48, अनुसार शब्द में कौन सा समास है? जो अनुसार शब्द है, अनु उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ हो उसे कहते हैं उपसर्ग, या उपसर्ग एक तरह के अव्ययी होते हैं, तो जिसमें अव्यय जुड़ा हो वो होते हैं अव्ययी भाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 49, वह शब्द में सर्वनाम है। जो वह शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 50, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो लोभ शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? उसमें है भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 56 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी नीचे लिखे गद्यांश के आधार पर हमें करने हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था गद्यांश को पहले मत पढ़िए, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, ज़रूरत हो तब गद्यांश को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51, जातीय शब्द का एक वचन होगा। जो जातीय शब्द है उनका एक वचन क्या होगा? उनका एक वचन होगा ऑप्शन डी, जाति।
क्वेश्चन नंबर 52, हिमायती शब्द का अर्थ है। जो हिमायती शब्द है उसका अर्थ होता है पक्षपाती, मतलब ये तो उसका हिमायती है, मैं तो उसका हिमायती हूँ, मतलब मैं उसका पक्ष लेता हूँ, ये तो हमेशा उसका ही पक्ष लेता है, ये तो उसका हिमायती है, इसलिए पक्षपाती हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षपाती। क्वेश्चन नंबर 53, इनका असर भी पड़ रहा है मतलब वर्तमान काल। अब वर्तमान देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए भी वर्तमान है, बी भी वर्तमान, सी भी वर्तमान, डी भी वर्तमान। ए संभाव्य वर्तमान, बी अज्ञात वर्तमान, सी पूर्ण वर्तमान, डी सामान्य वर्तमान। ए संभाव्य वर्तमान संभावना नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी अज्ञात वर्तमान, आज्ञा नहीं दी जा रही, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान तो होता है हो चुका है टाइप का, तो ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, विधा शब्द है। जो विधा शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? विधा शब्द है एक स्त्रीलिंग प्रकार का। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होता है ऑप्शन सी व्यक्तियों। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। जो हिंदी रूप है वो है ऑप्शन बी भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, वाक्य के अंग है। वाक्य के जो मुख्यतः अंग होते हैं वो होते हैं उद्देश्य और विधेय। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य एवं विधेय। क्वेश्चन नंबर 58, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। मतलब जो वाक्य मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय हो जिसमें, उसे कहते हैं प्रधान उपवाक्य। तो देखिए कौन से वाक्य में है? ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधान उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 59, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। टोपी उछालना मतलब किसी की बेइज्जती करना, अपमानित करना। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपमानित करना। क्वेश्चन नंबर 60, मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। मौज मस्ती में जीवन बिताना जो एक लोकोक्ति है, जो अर्थ है मौज मस्ती में जीवन बिताना, इसमें लोकोक्ति किस प्रकार की यूज होगी? मतलब मौज मस्ती में जीवन बिताने के लिए कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी है, 8 वार 9 त्योहार। मतलब वार 8 है और त्योहार 9 मनाए जा रहे हैं, इसका मतलब अधिक मौज मस्ती की जा रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 60 का। अब फर्स्ट लैंग्वेज हमने हिंदी देखी, अब सेकंड लैंग्वेज हम इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। तो जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो है पेज नंबर देखते हैं, आइए आ जाइए पेज नंबर 41 पे। सेक्शन 3 है जिसमें लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स आर। जो प्लोसिव कॉन्सोनेंट होते हैं वो 6 होते हैं, तो कौन कौन से हैं इनमें? ऑप्शन ए में दे रखा है पी, प, ब, ट, ड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, विच इज पैलेटल कॉन्सोनेंट। पैलेटल कॉन्सोनेंट कौन सा है? जे, इसको बोलते हैं जे। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड टाइल इज आइल। टाइल में देखो आइल, ये कौन से में बन रहा है? किसमें फिनेटिक साउंड किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड हैंग इज। अब हैंग ये किसके लिए होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जेस्चर इज जेस्चर। तो जेस्चर किस में है? ऑप्शन ए में। जेस्चर जो आर है वो क्या है? साइलेंट है, तो ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू पैसिव वोकेबलरी। पैसिव वोकेबलरी है उससे कौन सा रिलेटेड नहीं है? कौन सा ऑप्शन रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए, वर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड, ये पैसिव है। ऑप्शन बी, वर्ड्स आर अंडरस्टूड, ये भी पैसिव है। ऑप्शन डी, वर्ड्स आर नेवर यूज्ड,
इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये गलत है। ये भी है। ऑप्शन सी, वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, मोटिवेशन किसका प्रोसेस है? अराउजिंग इंटरेस्ट, मेंटेनिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 68, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग मीन्स, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच अपनाई जाती है इंग्लिश टीचिंग में उसका अर्थ क्या होता है? उसका मतलब होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में खूब सारी स्किल्स आती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा किसका? क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें कितने कंपोनेंट्स एसेंशियल होते हैं? उसमें होते हैं 4 कंपोनेंट एसेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन, किसमें, कौन सी कंट्री में? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, कौन जो बोर्ड है वो कौन से ऑप्शन को राइट माने, इसलिए हमने इसके ऊपर स्टार लगाया है। इसका आंसर हम नहीं कर रहे, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप इससे मैच कर लीजिएगा। जिस आंसर में हम श्योर है उसी को हम आपके सामने बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड टू, जो मल्टीलिंगुअल है क्लासरूम में वो किसके लिए यूज किया जा सकता है? ऑप्शन ए, टीच ऑल सब्जेक्ट्स, नो सबके लिए नहीं कर सकते, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ऑप्शन बी, टीच अबाउट डाइवर्स कल्चरल ग्रुप, नहीं, डाइवर्स कल्चरल ग्रुप को भी हम इससे नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, टीच ओनली लैंग्वेजेस, मतलब लैंग्वेज को सिखाने के लिए मल्टीलिंगुअल प्रोसेस का यूज़ हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीच ओनली लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग का पार्ट कौन सा नहीं है? ये देखिएगा, इसमें नहीं है पूछा है, ना कि है। तो ऑप्शन ए, टीचिंग अ फ्रेश व्हाट हैज़ नॉट बीन टॉट अर्लियर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश को पढ़ाने का जो है चैलेंज नहीं है, ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 73 में। ऑप्शन ए, डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो लैंग्वेज टीचिंग है उनके जो गोल है उसको डिटरमाइन करना इसका चैलेंज नहीं है, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस आर नॉट मीन टू टेस्ट, इसका मतलब क्या है? रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर नॉट मीन्ड टू टेस्ट, तो इसका होगा ऑप्शन सी, प्रोनाउंसिएशन। जो रिटन टेस्ट लिए जाते हैं उसमें प्रोनाउंसिएशन का कोई पता नहीं चलता। वोकेबलरी का हम पता लगा सकते हैं, ट्रांसलेशन का पता लगा सकते हैं, कंपोजिशन का पता लगा सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का पता लिखित टेस्ट से, रिटन टेस्ट से हम नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें ओरल टेस्ट लेने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 75, द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो इवेल्यूशन का कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा बताया गया? सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बीएस ब्लूम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीएस ब्लूम। अब क्वेश्चन नंबर 76 टू 80 के जो क्वेश्चंस है वो इस पैसेज के ऊपर होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76, आप एक बार पैसेज पढ़ लीजिएगा। विंड एनर्जी इज डिराइव्ड थ्रू अ प्रोसेस बिकॉज विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। Wind turbines convert the kinetic energy in the wind into mechanical power, which can be used for specific tasks such as grinding grain or pumping water. A generator converts this mechanical power into electricity. तो ये आपको एक पैराग्राफ पैसेज दिया गया है, इसके अनुसार आपको क्वेश्चंस करने हैं 76 टू 80। आइए क्वेश्चन नंबर 76 में, ब्लैंक may be an appropriate title for the given extract, इसके लिए कौन सा टाइटल दिया जा सकता है? इसके लिए है ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जनरेटर नहीं, ब्रॉड लेवल पे है विंड एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 77, विंड इज यूज्ड टू जनरेट ब्लैंक मैकेनिकल पावर ब्लैंक इलेक्ट्रिसिटी। तो पैसेज के अनुसार इसमें ऑप्शन नंबर ए, इधर और, तो इधर और को आप लगा करके देखिए, विंड इज यूज्ड टू जनरेट इधर मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78,
ब्लैंक टर्बाइंस ब्लैंक जनरेटर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बोथ टर्बाइंस एंड जनरेटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, अ जनरेटर विथ टर्बाइंस, जो जनरेटर विथ टर्बाइंस ब्लैंक मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन सी है कन्वर्ट्स, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी ब्लैंक द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए आर, जो मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर। क्वेश्चन नंबर 81, अब जो क्वेश्चन नंबर 81 से 82 है, दो क्वेश्चंस है, इनके आंसर ऊपर जो स्टेंजा दिया गया है उसके अनुसार आपको करने होंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट राइम स्कीम इन द अबव स्टेंजा। जो राइम स्कीम है ऊपर दिए गए स्टेंजा की वो क्या है? राइम स्कीम हमेशा जो लाइन है उसके लास्ट में से देखी जाती है। आइए देखते हैं। ऊपर फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट है केयर, सेकंड लाइन का लास्ट है स्टेयर, मतलब केयर स्टेयर दोनों सेम है, मतलब ए ए। अब थर्ड लाइन में आते हैं, बोट बोट नहीं है, बो एंड काउ, बो काउ, बाउ काउ, तो आओ, तो ये दोनों सेम था। इसमें राइम साउंड स्कीम साउंड सही आ रहा है, सेम आ रहा है। ऊपर के दो में सेम है, नीचे के दो में सेम है, मतलब ए बी बी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स ऑफ द स्टेंजा। जो सेकेंड और जो थर्ड लाइन है उसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? उसमें यूज़ किया गया है एलिट्रेशन। जो सेकेंड और जो थर्ड लाइन है उसमें किसका यूज किया गया है? उसमें है एलिट्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, इन सेक्सोन स्ट्रेंथ दैट अबे फ्रॉन विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव लाइन। इसमें यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन, इसमें पर्सोनिफाई किया गया है सेक्सोन स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, आई मस्ट कन्फेस दैट इट मे क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इट्स द अबाउट लाइन। जो लाइन है ऊपर लिखी गई है उसमें कौन सा यूज किया गया है? उसमें है असोनेंस, मतलब वोवल साउंड, द साउंड ऑफ वोवल, इसका यूज किया गया है। ओके, कन्फेस, फेस, क्वेस्ट, डिप्रेस, रेस्ट, तो ये एक क्या है? वोवल साउंड है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, ये जो दी लिखा हुआ है DHY, इसका मतलब होता है द, पहले इसको दी लिखते थे, दी सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट लाइक। अब जो लाइक, एज, लाइक ऐसा यूज होता है तो उसमें होता है सिमिली। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 86 और 87 के अंदर आपको बताना है करेक्ट मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग एबिलिटी। अब आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एबिलिटी के बारे में बताया गया हो, और तो एबिलिटी के बारे में बताया गया है कैन और कुड में, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। लेकिन आप देखिए जो सेंटेंस है वो पास्ट के अंदर है, व्हेन आई वाज यंग, मैं जब यंग था तो मैं नदी को पार कर सकता था, तैरकर पार कर सकता था। तो कैन का पास्ट होता है कुड, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। थोड़ी बारिश आ रही है इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी सी कम आ सकती है, बैकग्राउंड में नॉइस आ सकता है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, आई थॉट ही ब्लैंक बी एट होम, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी बताना है और पास्ट में बताना है, तो पास्ट में पॉसिबिलिटी होती है माइट। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइट। क्वेश्चन नंबर 88, प्रोहिबिशन इज गाल एंड वॉर्म वुड टू डिस्टिलर। हियर गाल एंड वॉर्म वुड मीन्स, जो गाल एंड वॉर्म वुड है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हेटफुल, घृणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेटफुल। क्वेश्चन नंबर 89, ही स्टूड हिज ग्राउंड अगेंस्ट एडवर्सरी। हेयर स्टूड हिज ग्राउंड मीन्स, जो स्टूड हिज ग्राउंड है उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा उसकी पोजीशन को मेंटेन करना। तो ऑप्शन सी में ऐसा दिया गया है, मेंटेन हिज पोजीशन।
तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटेन्ड हिज पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 90, पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज, जो पेट्रार्कन सोनेट है उसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं, क्लासिकल सोनेट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का। अब आपके सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो चुकी है, और आपके कौन सा हो चुका है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला सेक्शन भी हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, अब हम देखेंगे मैथ और साइंस के। ओके, मैथ के क्वेश्चन से स्टार्टअप, क्वेश्चन नंबर 91 से। तो 91, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है क्या, गणित, मैथमेटिक्स, और 91 से 120 तक है मैथमेटिक्स, उसके बाद में 121 से 150 तक है साइंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाती है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। क्वेश्चन नंबर 92, यदि दिए गए चित्र में पी एस पैरेलल क्यू आर हो तो एंगल क्यू पी एस का मान क्या होगा। तो एंगल क्यू पी एस का मान क्या होगा। तो आप ट्रायंगल क्यू आर एस में इन तीनों एंगल्स को जोड़िए, 180 के बराबर कीजिए, आपके पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा। जब एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, जो 5x की वैल्यू होगी वही एंगल क्यू पी एस की वैल्यू होगी। तो 5x की वैल्यू 90 आएगी, तो क्यू पी एस की वैल्यू भी 90 आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90। क्वेश्चन नंबर 93, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग है, जो पंचभुज होता है उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो पंचभुज में 5 भुजा होती है, और इंटीरियर एंगल्स निकालने का फॉर्मूला होता है 180 n-2, n क्या होता है, साइड्स का सम। जो टोटल साइड्स 5, 5 - 2 3, 3 × 180, 540 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 540 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 94, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा पी कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है। पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई होगी। आप इसे सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप होगा ऑप्शन नंबर ए, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 96, 1 2 3 4 डैश 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 एन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो टोटल सम होता है n+1 अपॉन 2। तो टोटल जो सम हो गया वो तो हो गया n+1 अपॉन 2, और नीचे आ गया n, टोटल नंबर कितना है n, तो n से n कट गया, बचा कितना n+1 अपॉन 2। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है। मतलब वर्ग में जो मैक्सिमम लिमिट और लोअर लिमिट होती है उनका जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं वर्ग माप, क्लास साइज। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग माप। क्वेश्चन नंबर 98, मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मूल बिंदु क्या होता है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। क्वेश्चन नंबर 99, यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे के अंदर नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक, मतलब 6 से ज़्यादा तो नंबर ही नहीं होगा, तो उसके आने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए, गणित में संख्याओं, स्थानों, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है, सही बात है। ऑप्शन बी, गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र आदि होते हैं, सही बात है। ऑप्शन डी, गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी, गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि जो गणित का ज्ञान होता है वो तार्किक ही होता है, इंटेलेक्चुअल होता है ना, लॉजिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101,
गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये किसने कहा? ऐसा स्टेटमेंट जो था वो किसका था? ऐसा स्टेटमेंट दिया था गैलीलियो ने। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 102, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? ये जो नेपोलियन ने कहा था कि जो गणित की उन्नति होगी तो वृद्धि, गणित के क्षेत्र में यदि उन्नति होगी, वृद्धि होगी तो देश भी संपन्न होगा। तो ये एक सामाजिक प्रकार का जो कथन है वो सामाजिक मूल्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सामाजिक मूल्य क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं। जो गणित सार संग्रह है उनके जो पुस्तक के लेखक है ऑथर वो कौन है? तो ये एक इंडियन थे, भारतीय थे। तो ऑप्शन डी महावीराचार्य इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 103 का। क्वेश्चन नंबर 104, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं? विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट क्या होते हैं? विशिष्ट एग्जाम्पल जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, उदाहरण विशिष्ट होते हैं, और जो नियम होता है वो सामान्य होता है। तो उदाहरण से नियम की ओर किधर जाते हैं? उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं हम ऑप्शन सी आगमन विधि में। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? चित्रकला में किसका ज्ञान सर्वाधिक सहायक होता है? तो चित्रकला में ऑप्शन ए रेखा गणित का ज्ञान सर्वाधिक सहायक होता है, क्योंकि रेखा गणित में हम रेखाएं खींचना आदि सीखते हैं, आकृतियाँ बनाना, तो इससे चित्रकला में भी हमारे निपुणता आती है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेखा गणित। बारिश आ चुकी है तो थोड़ा सा नॉइस आएगा तो आप मेंटेन कर लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? मूल्यांकन की प्रविधि मतलब मेथड नहीं है, इवेल्युएशन का कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए साक्षात्कार, इससे भी हम मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन सी प्रश्नावली, प्रश्नावली के माध्यम से भी हम मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन डी चेक लिस्ट के माध्यम से भी हम मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन बी तैयारी, ये कोई तैयारी प्रिपरेशन, ये कोई मूल्यांकन की प्रविधि नहीं। तैयारी करना, किसी प्रिपरेशन करना, ये कोई मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है। किसी काम की तैयारी करने से किसी का मूल्यांकन तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 107, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो किससे संबंधित होती है? शिक्षण के उद्देश्यों से, सही बात है। ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रविधि से, इससे भी होती है। इवैल्यूएशन मेथड भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन सी अधिगम अनुभव से, लर्निंग एक्सपीरियंस, या लर्निंग एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ऑप्शन डी मतलब तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 107 का। क्वेश्चन नंबर 108, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, निदानात्मक परीक्षण होते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना होता है। ऑप्शन बी कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, वर्गीकृत भी किया जाता है निदान में। ऑप्शन सी विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना, उपलब्धि की कमी का भी पता लगाया जाता है। ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109, इस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है। आप एक वर्ड पे गौर कीजिए, संयोजन, कंबाइनिंग। तो संयोजन किस में होता है? संश्लेषण में। विश्लेषण से हम खूब सारे आंकड़े विश्लेषित करते हैं, फिर उनको संयोजन करके उनका संश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 109 का। क्वेश्चन नंबर 110, यदि √3 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3√3, तो x की वैल्यू क्या होगी? पावर का क्वेश्चन है, √3 में 3 की पावर 1/2 कीजिएगा। ओले आने लग गए, तो वीडियो को 1 सेकंड रोकते हैं थोड़ी देर, फिर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए वापस शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 110 का तो आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 111, यदि x - 1/x बराबर 8 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो आप x - 1/x² का जो स्क्वायर कर देंगे तो आपके आ जाएगा x² + 1/x² माइनस का 2 आ जाएगा।
बराबर 820 64, तो माइनस का 2 उधर जाएगा, तो 64 प्लस 2 66 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 66। क्वेश्चन नंबर 112, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड क्या है? तो x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4 को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आप खोलेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारिश फिर से आ चुकी है, फिर से रोकना पड़ेगा, आप कहीं नहीं जाएगा, आप कहीं मत जाना, क्योंकि आपको वीडियो नेक्स्ट मिल जाएगा इसी के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दो संख्याएं मान लीजिए आप x और y, तो x प्लस वाई आपको दे रखा है 22 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दे रखा है 404। तो x प्लस वाई का आप स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसको जब आप ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा बराबर 22 का स्क्वायर 484 आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप 404 रखिए प्लस 2xy बराबर 484। जब 2xy हो जाएगा 484 माइनस 404, ये आ जाएगा 2x हो जाएगा 2x हो जाएगा 84। तो xy कितना हो जाएगा? xy हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40। क्वेश्चन नंबर 114, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 114 का। क्वेश्चन नंबर 115, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। SI बराबर PRT लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 115 का 10%। क्वेश्चन नंबर 116 116, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे? तो 10% की आप वैल्यू निकालिएगा, 1/10 मतलब 10 से 11 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, क्वेश्चन नंबर 116 का। क्वेश्चन नंबर 117, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 7 SP बराबर 6 CP। सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, SP CP का रेशियो आ जाएगा आपके पास, उससे आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 एंड 2/7%। क्वेश्चन नंबर 118, एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुछ धन 1000 रुपये हो, जो कुल धन है वो 1000 रुपये है, तो 5 के नोटों की संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 40। क्वेश्चन नंबर 119, यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है तो भिन्न क्या होगी? तो सोल्व कीजिएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 120 120, यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म कितना होगा? संगत कोण जो होते हैं उनका युग्म का जो युग्म होता है वो आपस में बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बराबर। क्वेश्चन नंबर 121, अब क्वेश्चन नंबर 121 से आपके साइंस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जनरल साइंस का सेक्शन आता है। 30 क्वेश्चन ही इसमें है। आइए देखते हैं 121 क्वेश्चन। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि में हम प्रयोग करते हैं, तो मतलब करके सीखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 121 का। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा कौन सा होगा? ऑप्शन ए नाइलॉन, बाकी नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 123, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है, ऑप्शन डी एकदम सीधा सीधा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होगा AlNO3 का होल थ्राइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? निष्पावन विधि मतलब विनोविंग विधि। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक है जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कौन सा है इनमें से? ऑप्शन डी फिनोल्फथैलिन, थोड़ा सा टफ है बोलना। क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127,
हरित गृह गैसों का युग्म है, जो हरित गृह गैस होती है, ग्रीन हाउस गैसेज होती है, वो कौन सी है? ऑप्शन बी CO2 और N2O। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन है, जिसमें श्रव्य भी हो दृश्य भी हो, ऐसा कौन सा शिक्षण साधन है? तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 129, लेग्यूमिनियोस पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? तो सहजीवी के रूप में पाया जाता है ऑप्शन ए, राइजोबियम। तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है, मतलब जिसमें स्टेम किसमें होता है? एडिबल पार्ट में मॉडिफाई होता है। तो ऑप्शन डी, आलू में जो होता है वो स्टेम होता है, बाकी शलजम, गाजर, शकरकंद, बाकी सारी रूट होती है, जड़ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से एक सरल उत्तक है, सरल उत्तक है ऑप्शन सी, स्केलेरन काइमा। तो 131 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 132, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु का प्रदूषक कौन नहीं है? ऑक्सीजन। सीधा सीधा राइट आंसर 132 का। क्वेश्चन नंबर 133, पवित्र उपवन बनाए जाते हैं, पवित्र उपवन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? मेघालय खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पाए जाते हैं, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी, इन सभी में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134, कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? जो प्लूरिसी रोग होता है, डिजीज होता है, ये कौन से बैक्टीरियम से होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 134 का। क्वेश्चन नंबर 135, मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? जो मानव की तेलीय ग्रंथियां होती है वो होती है होलोक्राइन। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 136, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 137, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 137 का एस प्रावस्था, एस फेज। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1960 में, परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? जो प्रसवता होती है, प्रेगनेंसी होती है, उसमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑप्शन डी, प्रोजेस्टेरोन। तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों खरीफ की फसल है, लेकिन ऑप्शन डी जो मटर है वो खरीफ की फसल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? जो कहानी विधि होती है, एनेक्डोट मेथड होता है, वो एक वैज्ञानिक विधि नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 142, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, जो मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन डी देखिए, सीखने की कमी का निदान एवं उपचार करना। तो 142 में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ऑप्शन बी भी इसका हो सकता है आंसर, तो इसका थोड़ा सा डाउट है, तो आप जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आप देख लीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 143, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? जो दृश्य श्रव्य उपकरण है उसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी, चित्र विस्तारक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144, घर्षण बलों का सही घटता क्रम है, मतलब सबसे पहले आपको ज़्यादा घर्षण, फिर कम घर्षण, फिर सबसे कम घर्षण का ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, स्टैटिक सर्पी लोटनिंग, सबसे स्थित वस्तु का सबसे ज़्यादा घर्षण होता है, चलने वाली वस्तु का सबसे थोड़ा कम होता है, फिर लोटनिंग जो रोलिंग होता है उसका सबसे कम घर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 145, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है, जब अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन कितना होगा? तो तय की गई दूरी तो हो गई पाई r, अर्ध जो आधी परिधि, और जो विस्थापन हो गया प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु वो हो गया व्यास के बराबर 2r। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146, लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 147, नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? यह है आपतित किरण और परावर्तित किरण, बीच में है अभिलंब इंसिडेंट किरण, रिफ्लेक्टेड किरण, और बीच में है नॉर्मल। तो स्नेल के नियम से होता है जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी होगा 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर होगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 148, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या होगी। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में कंपन,
और वो एक आवर्ती होती है 1 सेकंड में कंपन, तो 1 सेकंड में कितने कंपन है 50, तो 2 सेकंड में कितने कंपन है 100। तो क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149, एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, वो कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है, कौन सा प्रकाश एमिट करता है, तो वो सारे प्रकाश उत्सर्जित करता है, हरा भी करता है, पीला भी करता है, लाल भी करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 149 का। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी उल्काएं सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से आपके सेकेंड शिफ्ट के बी सीरीज के आंसर्स होते हैं। थैंक यू।